हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी यूनिट सेकंड बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर के बारे में। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर इसमें हम समझेंगे बॉडी माइंड रिलेशनशिप, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, ब्रेन एंड बिहेवियर, एसोसिएशन विद कॉर्टेक्स, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशन, मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कंट्रोल ऑफ बिहेवियर और नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स के इंट्रोडक्शन। द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, पर्टिकुलरली द ब्रेन। यानी कि हम बात करने वाले हैं ब्रेन में नर्वस सिस्टम है, उनका बिहेवियर फंक्शन कैसा है, उनका बिहेवियरल पैटर्न कैसा है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी is that branch of psychology which seeks to determine how activity in the nervous system is related to the behavior and the mind। अब साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। उसमें हम ये समझते हैं कि नर्वस सिस्टम में कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो वो हमारे बिहेवियर और माइंड से कैसे रिलेटेड है या कैसे उनको अफेक्ट करती है। मैनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल फंक्शनिंग कैन नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड विदाउट सम नॉलेज ऑफ द अंडरलाइन बायोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के नॉलेज के बिना हम ह्यूमन बिहेवियर या मेंटल फंक्शनिंग के कई पहलू या कई एस्पेक्ट्स को अच्छे से या पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस का नॉलेज होना जरूरी है। और नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, मसल्स, ग्लैंड्स इनेबल अस टू बी अवेयर ऑफ एंड एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। हमारा नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन और हमारी मसल्स या ग्लैंड्स जिनसे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, इनकी वजह से या इनके साथ हम एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और हम अवेयर होते हैं या हमें जानकारी लगती है आसपास क्या चल रहा है। आवर परसेप्शन ऑफ इवेंट डिपेंड ऑन हाउ आवर सेंस ऑर्गन डिटेक्ट स्टिमुलाई एंड हाउ आवर ब्रेन इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंसेस। अब जैसे परसेप्शन मतलब क्या, हमारे सेंस ऑर्गन है वो सिग्नल या स्टिमुलस को परसीव करते हैं और हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, आपको ये अभी कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिख रहे हैं, तो विजुअल सेंसेशन है, आवाज़ सुनाई पड़ रही है, ऑडिटरी सेंसेशन है। इनको परसीव करके इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जा रही है, तभी तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन हमारा परसेप्शन, जो भी इवेंट अभी जैसे आप परसीव कर रहे हैं, डिपेंड ऑन आवर सेंस ऑर्गन। हमारे सेंस ऑर्गन जिस तरीके से डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को, अगर उन्होंने गलत डिटेक्ट किया, जैसे हमने एरर ऑफ परसेप्शन के बारे में बात की थी, इल्यूजन हेलुसिनेशन होता है। अगर हमने गलत परसीव किया, जैसे कि सांप को रस्सी समझ लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन या आपके जो सेंस ऑर्गन हैं सही परसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो जो परसीव करेंगे आपको वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब बात करते हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में। ये टॉपिक अलग से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और यूनिट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट अक्सर आते हैं इसके। बॉडी माइंड रिलेशनशिप मतलब है शरीर और हमारे माइंड, मन के बीच में क्या संबंध है। साइकोलॉजी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर विच इन्वॉल्व बोथ द बॉडी एंड द माइंड। साइकोलॉजी में हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन किस तरीके से बिहेव करता है। अब इसमें हम बॉडी और माइंड दोनों के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं। दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरैक्ट अपॉन ईच अदर। ये बॉडी और माइंड इंटर रिलेटेड है, आपस में संबंधित हैं। मेंटल फंक्शन एंड फिजिकल स्टेट अफेक्ट ईच अदर। हमारे मेंटल फंक्शन, जो भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, वो फिजिकल स्टेट या शारीरिक स्थिति, ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। माइंड इज रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ द बॉडी। माइंड बॉडी का एक फंक्शन है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेस। अभी सम टोटल है, बहुत सारी कुछ मेंटल प्रोसेस है उनका, जैसे कि ऑब्जर्विंग, नोइंग, थिंकिंग, रीजनिंग, फीलिंग, इमेजिनिंग, रिमेंबरिंग, जजिंग, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं माइंड के। माइंड ऑल्सो ग्रो जस्ट एज द बॉडी ग्रो। जैसे जैसे शरीर ग्रो होता है वैसे ही हमारा माइंड भी ग्रो होता है या बढ़ता है। बॉडी, अभी हमने माइंड के बारे में समझ लिया, अब बॉडी देखते हैं क्या है। बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल स्टेट एंड बॉडीली फंक्शन। फिजिकल स्टेट, अब माइंड एक इमेजिनरी थिंग है, यानी कि आप उसको देख नहीं सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ओके, आप कोई कितना किसका जजमेंट अच्छा है या किसकी मेमोरी अच्छी है आप देख के पता नहीं लगा सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं उसके बारे में। बॉडी फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल स्टेट एंड बॉडीली फंक्शन। आवर नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड विच आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग। यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम है या जो ग्लैंड्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे सोचने के तरीके के लिए, कि हम किस तरीके से सोचते हैं या हम किस तरीके से फील करते हैं या हम क्या काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम या ग्लैंड्स काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी फ्लूइड, केमिकल एंड मैकेनिकल इवेंट ऑल इन्फ्लुएंस बोथ आवर ओवर बिहेवियर एंड आवर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस। यानी कि जो भी हमारा फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, केमिकल्स, मैकेनिकल इवेंट, जितने भी मैकेनिकल मतलब फिजिकली कुछ एक्टिविटी होती है, ये हमारे बिहेवियर और फीलिंग्स दोनों को इन्फ्लुएंस करती हैं या इन पर असर डालते हैं। और मेंटल फंक्शन लाइक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन, एटीट्यूड, मोटिव, थिंकिंग इन्फ्लुएंस आवर बॉडी एक्टिविटी एंड प्रोसेस। यानी कि हमारे जितने भी मेंटल फंक्शन है, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारा किस चीज़ के लिए क्या एटीट्यूड है या किस चीज़ के लिए हमारी क्या थिंकिंग है, क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, वो हमारी बॉडीली एक्टिविटी पर असर डालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है, फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपके बिहेवियर, आपकी फीलिंग पर असर डाल रहा है, यानी बॉडी आपके माइंड पर असर डाल रही है। सेकंड लाइन में हमने क्या समझा, आवर मेंटल फंक्शन लाइक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन, एटीट्यूड, ये सब क्या है, मेंटल फंक्शन या माइंड के फंक्शन है। इन्फ्लुएंस आवर बॉडीली एक्टिविटी, यानी माइंड बॉडी पर असर डालता है। इमोशंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी रिस्पॉन्स एंड मेंटल प्रोसेस। अब इमोशन जो है वो कॉम्बिनेशन है, क्या हमारा बॉडी रिस्पॉन्स और मेंटल प्रोसेस दोनों का।
बॉडी प्रोवाइड एनर्जी टू फाइट, माइंड कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग। अब कुछ भी इशू होता है, कुछ भी हुआ लाइफ में आपकी एक्टिव कुछ इशू हुआ, तो आपकी बॉडी आपको फाइट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। माइंड क्या करता है, आपको समझ देता है कि क्या करना चाहिए, लड़ना है कि नहीं लड़ना है, कि भागना है कि लड़ेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो साथ में काम कर रहे हैं। अब इमोशन क्या, एग्रेशन, गुस्सा, ये इमोशन है। अब यहाँ पर बॉडी फंक्शन और मेंटल फंक्शन दोनों साथ में काम कर रहे हैं। बॉडी फंक्शन यानी बॉडी तैयार कर रही है आपको झगड़े के लिए, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। माइंड सोच रहा है कि लड़ना उचित है या नहीं, कि सामने वाला हम पे भारी पड़ जाएगा। टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन फॉर वंस ओन एक्शन और द एक्शन ऑफ अदर्स, जस्ट एज द बॉडी प्रोड्यूस एपिनेफ्रिन टू फाइट डेंजर, द माइंड हेल्प टू डिसाइड वेदर इट इज नीडेड और नॉट। जरूरत पड़ने पर हमारी बॉडी एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करती है खतरे से लड़ने के लिए, और माइंड हेल्प करता है कि इसको यूज़ करना है कि नहीं करना है, मतलब लड़ाई झगड़ा करना है कि नहीं करना है। बॉडी माइंड रिलेशनशिप हमने समझ लिया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम बॉडी का माइंड पर या माइंड का बॉडी पर क्या असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ बॉडी कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शन, यानी कि बॉडी का माइंड पर का क्या असर पड़ता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ना ये फिजिकल एक्टिविटी है, उसकी वजह से मेंटल एक्साइटमेंट होगा, माइंड पर असर पड़ रहा है। सीवियर पेन, रिड्यूस कंसंट्रेशन लेवल, आपको चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है, अब ये फिजिकल प्रॉब्लम है, बॉडी का प्रॉब्लम है, लेकिन उस पेन के साथ आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, माइंड की एक्टिविटी करेंगे, मेंटल एक्टिविटी करेंगे, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पेन आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो सीवियर पेन, रिड्यूस कंसंट्रेशन लेवल, यानी बॉडी का माइंड पर असर पड़ रहा है, मेंटल फंक्शनिंग पर। क्रोनिक इलनेस कॉज डिप्रेशन, फिजिकल डिसीज है, कुछ बहुत लंबे समय से चली आ रही है, ठीक भी नहीं हो रही है, ठीक होगी भी नहीं, उसकी वजह से डिप्रेशन आ रहा है, शरीर का माइंड पर असर पड़ रहा है। फिजिकल फटीग अफेक्ट अवर मूड एंड रिड्यूस अवर मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन, आप शारीरिक रूप से काफ़ी थक चुके हैं, अब ये थकावट आपका मूड अफेक्ट करेगी, आपके मूड को प्रभावित करेगी। कैसे, आप बहुत ज़्यादा थके हैं तो आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा, आप जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसमें भी आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ना कंसंट्रेशन फुल अटेंशन के साथ ध्यान देंगे। इसीलिए आप लोगों को अक्सर बोला जाता है, एग्जाम है आपका कल, तो आज पूरी रात जाके पढ़ाई नहीं करनी है, पूरी रात जाके पढ़ाई कर लेंगे, फिजिकल फटीग होगा, और जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं आने वाला है, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे आप। तो ये बॉडी का माइंड पर असर हमने देख लिया है। माइंड का बॉडी पर क्या असर पड़ता है, इफेक्ट ऑफ मेंटल कंडीशन ऑन बॉडी फंक्शन। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, आपको इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, और ये काफ़ी समय से बना हुआ है, इनकी वजह से आपको पेप्टिक अल्सर या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। ज़्यादा गुस्सा आने से भी आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। डीप थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन कैन कॉज फिजिकल स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना, उसकी वजह से आपको फिजिकल स्ट्रेन हो सकता है, आप थका हुआ महसूस करेंगे। आप चेस खेल के देखिए कभी, आधे घंटे में आप थक जाएंगे। अनकॉन्शियस मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट गिव राइज टू मैनी फिजिकल कंप्लेंट एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर लाइक कन्वर्जन डिसऑर्डर। अनकॉन्शियस मोटिवेशन, ऐसे मोटिवेशन जिनको करने के लिए हम हैं, लेकिन हमारे कॉन्शियस में नहीं है, वो हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई अनफुलफिल्ड विश है, आपकी इच्छा है पर वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको उसके बारे में सपने आएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस मोटिवेशन। इस टाइप की कोई स्थिति है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से आपको कुछ फिजिकल कंप्लेंट हो सकती है, जैसे कि कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकता है। फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन आर एक्सप्रेस्ड थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड कॉज हाइपरटेंशन एंड कार्डियक डिसीज। हॉस्टिलिटी मतलब किसी से हमारी शत्रुता है, हम किसी से एनिमी है, कोई एनिमी टाइप फीलिंग आ रही है, तो उस प्रकार की फीलिंग है, या एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आर एक्सप्रेस्ड थ्रू द नर्वस सिस्टम। तो ये हॉस्टिलिटी या एग्रेशन हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्सप्रेस होता है। आपको गुस्सा आता है, माइंड से गुस्सा रहे ना, लेकिन आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा गुस्सा आने की वजह से, तो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्सप्रेस होता है ये सब। और बार बार एग्रेशन या हॉस्टिलिटी, नेगेटिव इमोशन है ये सब, इनके होने की वजह से हाइपरटेंशन या कार्डियक डिसीज हो सकती है या होती है। इसलिए बोलते हैं ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी बीमारियों को जन्म देता है। बॉडी माइंड रिलेशनशिप हमने समझ लिया है। अगर आपको शॉर्ट नोट आता है तो जितना भी तक हमने समझा है वो आपको बॉडी माइंड रिलेशनशिप में लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिट सेकंड से सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या जेनेटिक्स, हेरिडिटी, एनवायरमेंट का बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट डालते हैं। इसके लिए पहले ये बात क्लियर कर लें कि जेनेटिक्स या हेरिडिटी क्या होता है। जेनेटिक्स या हेरिडिटी माता पिता से संतान को मिलने वाले गुण हैं। हाइट, कलर कॉम्प्लेक्शन, हेयर, बिहेवियर, किस तरीके से बात करेंगे, एप्टीट्यूड, कुछ इनबॉर्न कुछ क्वालिटी है, जैसे कि अक्सर देखा गया है कि कोई अच्छा डांस करता है पेरेंट्स में से, तो बच्चे अपने आप जल्दी डांस करना सीख जाते हैं, एप्टीट्यूड डेवलप होता है। साथ ही साथ कुछ बीमारियां, जैसे जिनको बोलते हैं अनुवांशिक बीमारियां, माता पिता को थी इसलिए बच्चे को है, दादा दादी को थी इसलिए बच्चे को है, तो ये भी हमको जेनेटिक यानी जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स या हेरिडिटी। ये हम एक एक करके समझेंगे, पहले हम हेरिडिटी समझेंगे, हेरिडिटी और जेनेटिक्स सेम है, तो पहले हेरिडिटी समझेंगे, उसके बाद हम एनवायरमेंट के बारे में बात करेंगे। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट, यानी कि जन्म के साथ मिलने वाली कुछ विशेषताएं, उनको हम हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी इज द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ह्यूमन पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट का बेस हेरिडिटी है। जैसे कोई बिल्डिंग है, उसका बेस होता है, पिलर होते हैं या नींव भरी जाती है, उस हिसाब से कितना फ्लोर का बिल्डिंग हम बना सकते हैं, बेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक वैसे ही हेरिडिटी ह्यूमन पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट का एक बेस होती है। इट इज़ लाइक द रॉ मटेरियल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट आउट ऑफ विच द पॉटर और टेलर प्रिपेयर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ये एक कच्चे माल जैसा है, जैसे हम इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। पॉटर मतलब होता है कि जो मिट्टी से कुछ जो बनाते हैं, दिए, घड़े वगैरह, तो ये ठीक वैसा ही है कि जैसे उसके हाथ में एक मिट्टी का ढेला था और उसने
अपना उस मिट्टी के ढेले से कुछ बना दिया, दिया बना दिया या मटका बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो ठीक वैसे हेरिडिटी एक रॉ मटेरियल है, उसका फिर आप क्या बनाते हैं आगे चल के, वो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये आपके ऊपर है, पेरेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर। द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सन्स जेनेटिक एनवायरनमेंट। यानी कि किसी भी पर्सन का सोशल या इंटेलेक्चुअल बिहेवियर कैसा होगा, ये उसकी हेरिडिटी पे या जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। दे ऑल्सो इंक्लूड फिजिकल डिफिशियंसी एंड द नेचर ऑफ ग्लैंडुलर फंक्शनिंग। साथ ही साथ हेरिडिटी के थ्रू कुछ फिजिकल डिफिशियंसी, जैसे कुछ पेरेंट्स को फिजिकल डिफिशियंसी है तो बच्चों को हो सकती है। नेचर ऑफ ग्लैंडुलर फंक्शनिंग, यानी कि जो ग्लैंडुलर फंक्शन से मतलब है जो ग्लैंड्स होती हैं, हार्मोन सिक्रेट करती हैं। जैसे कि अगर पेरेंट्स को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो बच्चों को भी हो सकती है, उनकी ग्लैंड भी हो सकता है हाइपोथायराइड हो, बच्चे को उनका भी थायराइड हार्मोन कम बने, तो ये ग्लैंड्स या फिजिकल डिफिशियंसी हेरिडिटी के थ्रू बच्चों को ट्रांसफर हो सकती है। हेरिडिटी की बात करी, अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की, यानी कि एनवायरनमेंट का आपके बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं आपकी जनरेशन और आज जो जनरेशन है। जैसे कि आपका जो बचपन था, जब आप 3 साल 5 साल 6 साल के थे, आप क्या गेम्स खेलते थे? मोस्टली आउटडोर गेम्स हम खेलते थे, यानी घर के बाहर खेलना, मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना, स्कूल जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ खेलना, यानी कि आपका फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी होता था। अब उस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। एक चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई गेम की बात करें, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो वो सारे प्लेयर्स एक साथ जीतने के लिए खेलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं पूरी टीम को जिताने के लिए। अब ये टीम स्पिरिट स्पोर्ट से ही आती है। टीम स्पिरिट की जो भावना है वो स्पोर्ट के थ्रू ही बच्चे के अंदर जाती है। अब यही टीम स्पिरिट अगर आपके अंदर है तो आप जब भी काम करेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो आप फैमिली को लेकर चलेंगे, साथ में लेकर चलेंगे। आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर अपनी टीम बना के टीम स्पिरिट के साथ काम करेंगे, जो भी आपके टास्क है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जो भी प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो टीम स्पिरिट भावना के स्पोर्ट्स से आती है। लेकिन आज अगर हम देखें 3 साल 5 साल 6 साल के बच्चे मोबाइल में घुसे हुए हैं, मोबाइल में ही रहते हैं। अब इंडिविजुअल है, उनकी दोस्ती नहीं हो रही है, स्पोर्ट्स के थ्रू आपके फ्रेंड्स बनते हैं, दोस्त बनते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे इनके ना कोई दोस्त बन पा रहे हैं, ना ही ये फिजिकली डेवलप हो पा रहे हैं जितना होना चाहिए। और जो स्पोर्ट्स से हम लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, वो भी उनके पास नहीं हो रही है। तो एनवायरनमेंट का बिहेवियर पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, आप किस एनवायरनमेंट में है। साथ ही आपने देखा होगा कि आप कहीं पर भी पानी पी लेते थे जब छोटे थे, आप बीमार नहीं पड़ते थे। आप अगर किसी गाँव में गए हैं, मेरे से पानी निकल रहा है, उसे पी लिया, हैंडपम्प चला के पी लिया, कहीं से भी पानी पी लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज आरओ का पानी पीकर भी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कमज़ोर हैं, जब एक बरसात में नहा ली तो बीमार पड़ जाएंगे। तो ये एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है हमारे शरीर पर, हमारे बिहेवियर पर। द चाइल्ड इनहेरिटेड द ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पेरेंट एंड फोरफादर थ्रू जीन्स एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। जब भी कंसेप्शन होता है, कंसेप्शन मतलब होता है गर्भधारण। जब भी गर्भधारण होता है तो बच्चे को उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ट्रेट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्वालिटी मिल जाती हैं। द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। एनवायरनमेंट वो सब कुछ है जो आपके जीन्स को अफेक्ट नहीं कर पाता है, बाकी हर किसी को अफेक्ट या हर एस्पेक्ट को अफेक्ट कर देता है। Environment cover all the outside factor that have acted on the individual since he began life. Environment cover all the outside factor, सारे फैक्टर कवर करता है that have acted on the individual since he began life। जब अपनी लाइफ शुरू करता है तो जितने भी आउटसाइड फैक्टर हैं उनको एनवायरनमेंट अफेक्ट करेगा। तो हेरिडिटी या एनवायरनमेंट का हमारे बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है वो हमने समझ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं ब्रेन एंड बिहेवियर, जिसमें हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स एंड साइनेप्स। अब ब्रेन एंड बिहेवियर है, मतलब ब्रेन या जो नर्वस सिस्टम है उसका बिहेवियर पर क्या असर पड़ सकता है या पड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, ये होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम आपको डायग्राम में दिख रहा है, लेफ्ट साइड डायग्राम में दिख रहा है ब्रेन येलो कलर से, और वो येलो कलर से नीचे कुछ रोप लाइक निकला हुआ है, उससे बहुत सारे धागे जैसे निकले हुए हैं, ये सब नर्वस सिस्टम ही है। राइट साइड में आप डायग्राम देखिए, ब्रेन है, ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड निकलती है जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में से जाती है, स्पाइनल कैनाल होती है, उसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, और लेफ्ट और राइट साइड में वहाँ से नर्व्स निकलती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं। आप देख रहे होंगे हैंड में, लेग में, हमारे एब्डोमेन में, हर जगह ये येलो कलर के वायर्स हैं, ये वायर्स जो है वो नर्व्स हैं और ये नर्वस सिस्टम है। अब नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है न्यूरॉन्स से। ये न्यूरॉन्स का डायग्राम है, जैसे हम देख रहे हैं डेंड्राइट्स है, बीच में न्यूक्लियस है, सेल बॉडी, एक्सॉन एंडिंग और माइलिन शीथ। ये ऊपर एक कवरिंग होती है माइलिन शीथ जिसको हम बोलते हैं, ये कंडक्शन का काम करती है, सिग्नल को इधर से उधर भेजने का। जैसे वायर रहता है ना, बिजली ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक वैसे ही ये माइलिन शीथ के थ्रू जो भी इंपल्स है, हमने टच कुछ ठंडा लगाया, कुछ गर्म लगा है, कुछ चुभ गया है, किसी भी प्रकार का जो भी है इन्फॉर्मेशन, ये माइलिन शीथ के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पे देखते हैं हम साइनेप्स। साइनेप्स क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे आप लेफ्ट साइड में 2 न्यूरॉन्स हैं, दोनों न्यूरॉन्स को आप देखेंगे तो बीच में ये कनेक्ट हो रहे हैं। अब जहाँ पर 2 न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं उस जंक्शन को, उस जोड़ को बोलते हैं साइनेप्स। ये इस साइनेप्स के थ्रू ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन पास होती है। द एंटायर बिहेवियर इज इफेक्टिवली मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो पूरा बिहेवियर है हमारा इमोशनली, फिजिकली मैनेज होता है और कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से, नर्वस सिस्टम के फंक्शन से।
हाउ वी विल बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन डिपेंड अपॉन द जजमेंट ऑफ आवर ब्रेन। हम किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या बिहेव करेंगे डिपेंड करता है हमारे ब्रेन के जजमेंट के ऊपर कि हमने क्या जज किया। ठीक, अब जैसे कि एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको पहले भी सुना चुका हूँ कि एक डी एडिक्शन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र, वहाँ पर दो कांच के नशा मुक्ति केंद्र जहाँ पर नशा करने वाले लोग भर्ती होते हैं, उनका नशे की आदत छुड़ाई जाए। तो उनके सामने कांच के दो जार रखे, एक में शराब डाली, एक में पानी डाला, दोनों में एक कीड़ा डाला। पानी में जो कीड़ा डाला था वो तैर रहा है, लेकिन जो शराब में कीड़ा डाला वो मर गया है। तो जो डेमोन्स्ट्रेटर था वो दिखाना चाह रहा था कि आप शराब पियेंगे तो मर जाएंगे इस कीड़े के जैसे, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन फिर से पढ़ता हूँ ये लाइन, हाउ वी विल बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन डिपेंड अपॉन द जजमेंट ऑफ अवर ब्रेन। हमारा ब्रेन किस तरीके से जज कर रहा है, क्या जज कर रहा है, उसके हिसाब से हम बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने समझ लिया कि हाँ शराब पियेंगे तो उस कीड़े के जैसे हम ही मर जाएंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि शराब पियेंगे तो पेट के कीड़े मर जाएंगे, यानी कि अच्छा है पीना। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जज करते हैं या आपका ब्रेन किस तरीके से जज करेगा, उस हिसाब से ही आप एक्ट करेंगे। लर्निंग ऑल्सो अ ग्रेट एक्सटेंट इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। लर्निंग भी कंट्रोल होती है नर्वस सिस्टम के थ्रू। एनी डिफेक्ट इन स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन सीरियसली अफेक्ट द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। अब ब्रेन यानी जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, इनमें कोई भी डिफेक्ट अगर है तो वो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। जैसे मेंटल रिटार्डेड आपने बच्चे देखे होंगे, उनके नर्वस सिस्टम में ही कुछ ना कुछ इशू होता है, इसलिए वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि जो बच्चे एक एज, अभी थर्ड ईयर में आप देखेंगे पीडियाट्रिक में कि इतने साल में वजन इतना होना चाहिए, इतने साल में हाइट इतनी होनी चाहिए ह्यूमंस में, तो जो उसको हम ग्रोथ और डेवलपमेंट बोलते हैं, बढ़ने की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नर्वस सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल होती है, या नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। एक्चुअली जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स भी सिक्रेशन तब करती हैं जब उनको स्टिमुलेशन मिलता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, स्टिमुलेशन मिलेगा, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा तो आप ग्रो करेंगे, हाइट हेल्थ जो भी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो एंटायर सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल होता है। अब हम बात करेंगे एसोसिएशन विद कॉर्टेक्स और राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के बारे में। तो हेमिस्फीयर क्या है, ये जो ब्रेन है दो पार्ट में डिवाइड होता है, डायग्राम में आपको दिख रहा है, राइट साइड वाला और जो पार्ट है इनको बोलते हैं हेमिस्फीयर। राइट साइड वाला राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है। नीचे देखेंगे सेरेब्रम है, ब्रेन स्टेम है, और फिर ब्रेन स्टेम से नीचे स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होती है जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी में जाती है, स्पाइनल कॉलम में जाती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी हायर ऑर्डर फंक्शन लाइक लैंग्वेज एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, हायर ऑर्डर के जो फंक्शन होते हैं, अपर लेवल के जो फंक्शन होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि लैंग्वेज, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मतलब जो नर्व्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है उसको प्रोसेस करके उनका मीनिंग निकालना। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन एरिया। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हमने डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट में, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन एरिया। क्या है इनको देखेंगे अपन। सेंसरी एरिया रिसीव सेंसरी इनपुट। जो सेंसरी एरिया है वो सेंसरी इनपुट रिसीव कर रहा है, जैसे कि आपको पिंचू भी इन्फॉर्मेशन सेंसरी एरिया तक गई, सेंसरी इनपुट मिला। मोटर एरिया मूवमेंट ऑफ मसल, हाथ आप पीछे करेंगे, हाथ पीछे करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, ये मोटर एरिया कंट्रोल करता है। एसोसिएशन एरिया इन्वॉल्व विथ मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन सच एज राइटिंग। और जो एसोसिएशन एरिया है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, राइटिंग या जितने भी हैं, म्यूजिक आप बजाते हैं, जितनी फाइन और कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं उनको एसोसिएशन एरिया कंट्रोल करता है। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। अब हमने सेरेब्रल हेमिस्फीयर देखे थे, लेफ्ट और राइट दो है, हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब। डायग्राम में समझ लेते हैं। फ्रंटल सामने वाला, हेड आगे, माथा जहाँ पे रहता है वो है, वहाँ पर रहता है फ्रंटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब पीछे, सिर के पीछे वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। कान के पास वाला इसको बोलते हैं टेम्पोरल, और उसके ऊपर जो है वो पैराइटल। पैराइटल फ्रंटल और ऑक्सीपिटल के बीच में होता है। टेम्पोरल लोब ये कनपट्टी वाला, उसको टेम्पोरल लोब बोलते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेरेब्रम आर कनेक्टेड विद डिफरेंट मेंटल फंक्शन। अभी जो सेरेब्रम में बहुत पार्ट होते हैं अलग अलग, तो अलग अलग पार्ट अलग अलग मेंटल फंक्शन से कनेक्टेड होते हैं, सबका अपना अलग अलग काम है। जैसे हम देखते हैं ना गवर्नमेंट में, सरकार में अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, जल संसाधन विभाग है, एजुकेशन विभाग है, या अपना वो क्या बोलते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, तो अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। ठीक वैसे ही ब्रेन में भी समझ लीजिए अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, अलग अलग पार्ट है, उनका अलग अलग काम है। द विजुअल एरिया लाइंग इन द ऑक्सीपिटल लोब कनेक्टेड विद द आई थ्रू द ऑप्टिक नर्व। अब जो विजुअल एरिया है, जो विजुअल एरिया को कंट्रोल करता है, सिग्नल रिसीव करता है, वो ऑक्सीपिटल लोब यानी सिर के पीछे वाला जो लोब हमने देखा था, पीछे की तरफ रहता है, उसको ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं, वहाँ पर रहता है, और वो कनेक्टेड रहता है आई से, आँख से, थ्रू ऑप्टिक नर्व। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऑडिटरी एरिया लाइज इन द टेम्पोरल लोब कनेक्टेड विद द ईयर्स थ्रू ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी एरिया, ब्रेन में ऑडिटरी एरिया है जो कि टेम्पोरल लोब में रहता है, और ईयर कान के थ्रू कनेक्ट रहता है ऑडिटरी नर्व से, या ऑडिटरी नर्व के द्वारा कान और टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी एरिया कनेक्टेड रहता है, जिससे जो भी सिग्नल मिलता है ऑडिटरी एरिया में जाएगा, उसका प्रोसेसिंग करेंगे, क्या है, क्या सुनाई पड़ा, नहीं सुनाई पड़ा, वो फिर ब्रेन समझने की कोशिश करता है। एसोसिएशन कॉर्टेक्स इट डील्स विथ मोर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटिव फंक्शंस। एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मेमोरी, इमोशंस, रीजनिंग, जितनी कॉग्निटिव फंक्शन थे हमारे, विल, इच्छा, जजमेंट, पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशन के बारे में।
बिहेवियर इन ऑल फॉर्म एंड शेप हैज़ डेफिनेटली अ बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बेस। जो भी हम बिहेवियर करते हैं उसका फिजियोलॉजिकल बेस होता है। द बिहेवियर इज बेस्ड ऑन वेरियस स्टिमुलाई प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड लाइंग विद इन आवर बॉडी। अब हमारा बिहेवियर कैसा होगा या क्यों होगा डिपेंड करेगा कि जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में स्टिमुलस है या हमारी बॉडी में से हमको कुछ स्टिमुलस मिल रहा है उसके हिसाब से हम बिहेवियर करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में से बिहेवियर स्टिमुलस से मतलब है कि मान लो आपको हेडेक हो रहा है तो आप किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे, इरिटेटेड होकर ही बात करेंगे क्योंकि आपको वैसे ही सिर दुख रहा है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, बहस कर रहा है तो आपका और दिमाग खराब होगा। या वेरियस स्टिमुलाई प्रेजेंट इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, यानी कि आपके सराउंडिंग कुछ स्टिमुलस है वो प्लीजेंट है यानी अच्छे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है। द स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ वेरियस सेंसरी एक्सपीरियंस आर रिसीव्ड बाय आवर सेंसरी ऑर्गन नोन एज द रिसेप्टर। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी स्टिमुलस हैं या जो सेंसरी स्टिमुलस हैं उनको हमारे सेंसरी ऑर्गन, जो 5 सेंसरी ऑर्गन हैं, उनको रिसीव करते हैं। कैसे? रिसेप्टर्स के थ्रू। रिसेप्टर्स को समझ लीजिए जैसे कि आप लोगों ने मूवी में देखा होगा या कहीं किसी भी टीवी में सीरीज़ में कि एयरपोर्ट से किसी को रिसीव करने जाते हैं और जो लेने जा रहे हैं मान लो अपने ड्राइवर को भेजा तो वो एक कागज़ पे बड़ा सा नाम लिख के ऐसा खड़ा रहता है। तो जो भी एयरपोर्ट से बाहर निकला उसने देखा उसके पास पहुंच गया ड्राइवर के पास, तो ड्राइवर ने उसको रिसीव किया, है ना। तो ठीक वैसे ही रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसीव करने का काम करते हैं। जो भी सेंसरी स्टिमुलस है उसको ये रिसीव करेंगे और नर्व तक भेजेंगे, फिर बाकी ये न्यूरॉन्स का काम होता है कि वो नर्व का काम होता है कि ऊपर हमारे ब्रेन तक उस सिग्नल को भेजेंगे। एक्सटर्नल रिसेप्टर्स आई, नोज, टंग, स्किन। इंटरनल रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग ऑफ पेन, हंगर, थर्स्ट। तो ये 2 टाइप रिसेप्टर हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रिसेप्टर्स जो हैं इंटरनल एक्सटर्नल रिसेप्टर, एक्सटर्नल में आई, नोज, टंग, स्किन या इंटरनल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि फीलिंग ऑफ पेन, हंगर या थर्स्ट, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन या ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। सेंसेशन, अब सेंसेशन क्या होता है? मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट आवर सेंस टेल अस। ये समझ लीजिए आपके जासूस जैसे हैं या आपके इन्फॉर्मर जैसे हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी उसको आप सही मानकर रिएक्ट करते हैं, तो वही काम सेंसेशन का है। मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट आवर सेंस टेल अस। हमारे सेंस हमको क्या बता रहे हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन जो है वो हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है या उस पर ही हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है। कई बार हम बोलते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हमने गलत परसीव कर लिया इसलिए हमने गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया, बाकी एक्चुअल में वैसा नहीं था। तो ये हो गया सेंसेशन। विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच आर कॉल्ड द 5 सेंसेस। द फंक्शन ऑफ द 5 सेंसेस इज कॉल्ड सेंसेशन। अब ये 5 सेंसरी ऑर्गन हैं जो कि हमको सेंस फील कराते हैं, इनको हम बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन या 5 सेंसेस। द फंक्शन ऑफ 5 सेंसेस इज कॉल्ड सेंसेशन। अब इनका जो फंक्शन है उसको हम बोलेंगे सेंसेशन। मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। अब मसल और ग्लैंड्स इनका बिहेवियर पर क्या इफेक्ट है, क्या फर्क पड़ता है या कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में समझेंगे। व्हाट इज रिसीव्ड थ्रू द सेंसरी ऑर्गन in the form of sensory input is responded through bodily reaction and motor activity carried out through muscle and glands, particularly the hormones secreted by ductless gland which are responsible for most of our behavior pattern। अब हमने हमारे सेंसरी ऑर्गन से जो भी इन्फॉर्मेशन ली, इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक आ गई, अब हम रिएक्ट करेंगे। कुछ खतरा है, वहाँ से भागना है, हमको भूख लग रही है, हमको खाना है, हमको प्यास लग रही है तो हमको पानी पीना है, तो ये सब जो काम करना है ये फिजिकल एक्टिविटी है। इनको हम मसल्स के या ग्लैंड्स के थ्रू, ग्लैंड्स की हेल्प से या मसल के थ्रू करते हैं, यानी हम बॉडीली रिएक्शन देते हैं, फिजिकली रिएक्शन देते हैं, जिसको बोलते हैं मसल और ग्लैंडुलर कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर या हार्मोन्स। ये हमारे बिहेवियर पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स। वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द नर्वस सिस्टम कैन बी ग्रुप टुगेदर एज 3 जनरल ओवरलैपिंग फंक्शन। नर्वस सिस्टम की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने ग्रुप किया हुआ है 3 में, सेंसरी, इंटीग्रेटिव और मोटर। सेंसरी, अब सेंसरी में क्या है? मिलियन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट चेंजेस कॉल्ड स्टिमुलाई विच अकर इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। मिलियंस, अब सेंसरी रिसेप्टर्स जो है वो लाखों की संख्या में होते हैं, वो कोई भी चेंज होता है तो उसको डिटेक्ट करते हैं और हमको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। दे मॉनिटर सच थिंग्स एज टेम्परेचर, लाइट, साउंड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लाइट कम है या ज़्यादा है, ठंड लग रही है, साउंड कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है, उसको डिटेक्ट करते हैं। इनसाइड द बॉडी रिसेप्टर डिटेक्ट वेरिएशन इन प्रेशर, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड द लेवल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट। तो सेंसरी रिसेप्टर एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं, हमने देखा था। तो इंटरनल रिसेप्टर्स जो है वो चेक करेंगे या मॉनिटर करेंगे कि प्रेशर में कुछ चेंज है, पीएच में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना कंसंट्रेशन ज़्यादा तो नहीं है, या लेवल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका लेवल कम या ज़्यादा हो रहा है। ऑल ऑफ दिस गैदर्ड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड सेंसरी इनपुट। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इंटरनल एक्सटर्नल ये सब मिला के इसको बोलते हैं सेंसरी इनपुट। अब इंटीग्रेटिव की बात करेंगे। सेंसरी इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब रिसीव कर लिया है रिसेप्टर्स ने, उसके बाद क्या होगा? सेंसरी इनपुट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब जो भी सेंसरी इनपुट था उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जिसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्सेस, वो नर्व इम्पल्सेस ब्रेन तक ट्रांसमिट होती है, ब्रेन तक पहुंचती है। अब वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंच गए, उन्होंने सेंसेशन क्रिएट किया कि इसके बारे में सोचा जाए, विचार किया जाए, या ये जो सिग्नल हमने रिसीव किया है इसको मेमोरी में ऐड करना है। जैसे हम अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो उसको हमने ब्रेन में लिया, हमने कुछ देख लिया रास्ते चलते तो उसको हमने अपने मेमोरी में ऐड कर लिया, उसके बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं
डिसीजंस आर मेड ईच मूवमेंट बेस्ड ऑन सेंसरी इनपुट, दिस इज इंटीग्रेशन। तो जितने भी सेंसरी इनपुट हमको मिलते हैं उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है इंटीग्रेशन। अब हम बात करेंगे मोटर की। बेस्ड ऑन द सेंसरी इनपुट एंड इंटीग्रेशन द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्डेड बाय द सेंडिंग सिग्नल टू मसल्स कॉजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट और ग्लैंड कॉजिंग देम टू प्रोड्यूस सिक्रीशंस। सेंसरी इनपुट से इन्फॉर्मेशन मिली, इंटीग्रेशन, जहाँ इंटीग्रेशन में क्या हुआ, वो इन्फॉर्मेशन नर्व इम्पल्सेस के थ्रू ब्रेन तक गई और वहाँ पर डिसीजन लिया गया। अब वहाँ पर काम खत्म हो गया है, उन्होंने डिसीजन लिया कि क्या करना है। डिसीजन लेने के बाद जो भी एक्ट होगा, जो भी फिजिकल एक्टिविटी होगी, उसको हम बोलेंगे मोटर। बेस्ड ऑन द सेंसरी इनपुट एंड इंटीग्रेशन, सेंसरी इनपुट और इंटीग्रेशन के बेस पर नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। सेंडिंग सिग्नल टू मसल्स, मसल्स को सिग्नल भेजेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें, मतलब जब भी हम कुछ काम करते हैं मसल के थ्रू तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तभी हम कर पाते हैं। और ग्लैंड्स को सिग्नल भेजेगा कि वो कुछ सिक्रीशंस यानी कि हार्मोन सिक्रेट करें। मसल्स एंड ग्लैंड्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स। ये मसल और ग्लैंड को साथ में इफेक्टर बोलते हैं क्योंकि इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बिकॉज दे अफेक्ट इन रिस्पॉन्स टू डिटेक्शन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। दिस इज द मोटर आउटपुट और मोटर फंक्शन। सेकंड यूनिट कंप्लीट हुई है।